Okay, let's start today's webinar. So basically, today we will be discussing legal assistant examination that is to be held on 15th June 2025. So I'll try my level best to guide you with all the relevant details. चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जहां पर लीगल असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। जो एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, उसके अलावा सारी रेलेवेंट डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी हुई हैं, जो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एग्जामिनेशन जो है वो 15 जून 2025 को कंडक्ट होगा। एक बार डेट्स देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 मई 2025, जबकि जो क्लोजिंग डेट है वो 19 मई 2025 है। ठीक है। जनरली वी वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके आप 15 तारीख 16 तारीख तक आप लोग एप्लीकेशंस फिल कर दें। डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट। कभी कभी लास्ट मिनट में एक टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, काफी और परेशानियां हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप मिस आउट कर जाएं डेडलाइन। So try to fill this examination form as soon as possible. Let's discuss the eligibility criteria, which means who is eligible to appear for this exam. जो नोटिफिकेशन है वहां उसमें लिखा हुआ है ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 19/5/2025 तक जो लोग भी 26 साल या उससे कम उम्र वाले हैं वो सब इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, 19 मई 2025 तक अगर आपने 26 ईयर्स क्रॉस नहीं किए हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों तरीके के एलएलबी ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, या तो जिन्होंने 3 ईयर एलएलबी कोर्स किया है या जिन्होंने 5 ईयर एलएलबी किया हुआ है। दोनों ही स्टूडेंट्स 3 ईयर एलएलबी वाले या 5 ईयर एलएलबी वाले जिनके 55% मार्क्स या उससे ज्यादा हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेड सिस्टम फॉलो करती है तो इक्विवेलेंट ग्रेड आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के। तो अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। उसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो जेएमएफसी का एग्जाम जो होता है उसके अंदर भी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरली मांगा जाता है। अगर आपके पास 10th में, 11th में, 12th में या आपके कॉलेज टाइम में अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था तो आपकी वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मानी जाती है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी समय में, ना कि 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन में, अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो भी आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाकर एक 1 मंथ, 1.5 मंथ का कोर्स होता है, अगर आप वो कोर्स करके सर्टिफिकेट लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। उसके अलावा क्योंकि यू विल बी सर्विंग इन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, देयरफॉर यू मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद वर्नाक्युलर लैंग्वेज गुजराती। तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ गुजराती होनी चाहिए। इसका टेन्योर समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक टेम्पररी पोजीशन है। ये 11 मंथ्स के लिए जनरली रखी जाती है। लास्ट ईयर 2024 के अंदर वैकेंसीज आई थी और अब 2025 में वापस से वैकेंसीज आ गई हैं। हालांकि उसके पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था उनके अंदर इन जो पुराने लीगल असिस्टेंट्स थे उनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया था। बट अगेन देखिए, कुछ कुछ केसेस में एक्सटेंड भी हो सकता है टेन्योर, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट अप्रूव कर देती हैं तो फिर आपका टेन्योर बढ़ भी सकता है। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि दिस इज अ 11 मंथ्स अपॉइंटमेंट। रेम्यूनरेशन समझ लेते हैं। तो the candidates will be paid 60,000 per month. So that is a fixed honorarium that is being allotted by the High Court of Gujarat. तो 60,000 per month का आपको यहाँ पे एक सैलरी मिलती है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीगल असिस्टेंट्स। तो लीगल असिस्टेंट्स बेसिकली आपका देखिए, यू विल हैव टू वर्क अंडर ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ऑफ गुजरात। आपको वहां पर ही एक जगह दी जाती है जहां पे आपको बैठकर उन जजेस का रिसर्च वर्क करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना होता है, ओपिनियंस, कमेंट्स, मोनोग्राफ्स, ये सारी चीजें जितने भी लीगल मैटर्स के ऊपर जितनी भी रिसर्च है वो आपको करनी है। ट्रस्ट में यू विल हैव
इमेंस एक्सपोजर, आपको इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा वहां पर, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ केसेस आएंगे, आपको पता चलेगा कि रिसर्च कैसे की जाती है, आपको ये पता चलेगा कि जजमेंट को फास्ट कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपको क्या चीज रेलिवेंट पॉइंट उठानी है, तो आपको ऑर्डर का कौन सा पार्ट देखना है, आपको जजमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा जजमेंट ओवररूल हुआ है क्या नहीं, इस तरीके से आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर हाईकोर्ट के अंदर मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, सिंस यू विल बी वर्किंग अंडर द जजेस ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो इसीलिए ही ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन समझ लेते हैं। सो बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन है ये 2 स्टेजेस में होगा। सो द फर्स्ट स्टेज विल बी रिटन टेस्ट विच इज द ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड सेकेंड स्टेज इज इंटरव्यू, ठीक है। तो 2 लेवल्स का ये एग्जाम होगा। जो लेवल 1 एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो बेसिकली आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हर करेक्ट आंसर के लिए +1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्क्स हैं अगर आपका आंसर रॉन्ग है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है सो इट इज अ 0। सो बेसिकली +1 -0.25 एंड 0 फॉर नॉट आंसरिंग, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि दिखेगा आपका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली जो पहले 9 नंबर्स हैं वो आपके जो फर्स्ट 9 सीरियल नंबर्स हैं, दीज आर लीगल सब्जेक्ट्स, एंड 10 to 13 इज नॉन लीगल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पेपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द लीगल सब्जेक्ट्स पार्ट एंड द नॉन लीगल सब्जेक्ट्स पार्ट। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि 2024 के अंदर बाइफरकेशन कैसे हुआ था। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक हमने एक छोटा सा चार्ट जैसा बनाया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एज यू कैन सी 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नॉन लीगल सब्जेक्ट्स एंड 70 क्वेश्चंस वर फ्रॉम लीगल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 30% पेपर आपका जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीजनिंग जो आप कह सकते हैं उसमें से था। और जो आपका पहले 9 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, वो उनका जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका 70% पेपर था। अब आप क्वालिफाई कैसे करेंगे स्टेज 1 को? तो अगर आपके फर्स्ट स्टेज के अंदर यानी कि एमसीक्यू पेपर के अंदर जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपके 50 मार्क्स भी आ जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो जैसे ही आपके 50 मार्क्स आएंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आप ये देखिए आपको सिर्फ 50 ही स्कोर करना है। तो इफ यू स्कोर 50, तो अगर आप ये देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे जैसे, ठीक है, सो मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत स्कोरिंग होते हैं। मैथ्स में हमें पता है कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे, इट इज हाईली प्रोबेबल कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। सॉरी, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं मैथ्स के। अगर कंप्यूटर्स के हैं जैसे क्वेश्चंस, कंप्यूटर के आप अटेम्प्ट करके जाएंगे, कर सकते हैं। कंप्यूटर्स में भी जनरली इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखो कि अगर आपने अराउंड 30 में से 15 या 20 क्वेश्चंस भी अगर आपने जीके में स्कोर कर लिया, तो आपको बचे हुए पेपर में सिर्फ 30 ही मार्क्स लेकर आने हैं, जिनमें जो काफी सारे छोटे एक्ट्स भी हैं जो 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो छोटे एक्ट्स को पहले करके फिर बड़े एक्ट को लेकर आप उनको धीरे धीरे कर सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू स्टडी लॉ इन अ फन वे। कभी कभी क्या होता है, हमें डर होता है 1.5 महीने में एग्जाम है, कैसे मैनेज होगा। तो मैं अब आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि आप लॉ को फन वे में कैसे पढ़ सकते हैं। सी, लॉ, आप बेसिकली जब भी आप मूवीज देखते हो, न्यूज देखते हो, तो आप वहां पर भी लॉ को पढ़ सकते हो। हमने एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए तैयार किया है कि एक आम जिंदगी में एक आदमी लॉ कैसे पढ़ता है और एक लॉ एस्पिरेंट कैसे मूवी को देखता है, ठीक है। आप सबने एक मूवी देखी होगी जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस है। उसका एक क्लिप हम दिखाएंगे जहां पे आप देखना कि एक नॉर्मल इंसान उस पिक्चर को कैसे देखेगा, जबकि एक लॉ एस्पिरेंट उसी एक सीन से कितने सारे लॉ समझ सकता है। मैं शुरू कर रही हूँ रेगुलर क्लिप। ये टेंशन काय को लेता है? तेरा बाप अपुन के साथ है ना, बोला ना। हाँ, तू जा, अपुन का एग्जाम दे के जा। जा देखा ऐसा कॉन्फिडेंस में जाने का मुन्ना भाई के वहां पे किसी ने पहचान लिया तो? तेरी ऐसी की तैसी मन थकेले भाई।
अब जैसे कि आपने देखा इस मूवी के अंदर जो मुन्ना भाई है वो उस डॉक्टर के फादर को कमरे के अंदर बंद करके रखता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को डराता है और कहता है कि मेरे बदले तू पेपर दे गया। करेक्ट। अब इसमें देखते हैं क्या क्या ऑफेंसेस हुए हैं। जो पुराना आईपीसी था या जो नया बीएनएस है उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस सीन से, इस एक सीन से हम कितने सारे ऑफेंसेस सीख सकते हैं। ये टेंशन काय को लेता है, तेरा बाप अपुन के साथ है ना, बोला ना। ओके, सो द फर्स्ट ऑफेंस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू कॉन्स्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट। ठीक है, ये आपका पहला ऑफेंस है। अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो ताकि आप कोई इलीगल एक्ट कर सको। हाँ, तू जा, अपुन का एग्जाम दे के आ, जा जा। देखा ऐसा कॉन्फिडेंस में जाने का मुन्ना भाई के वहां पे किसी ने पहचान लिया तो? तेरी ऐसी की तैसी मन थकेले। ये टेंशन काय को लेता है, अकेले। देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे अरशद वारसी जो है ना, वो क्या करता है, उसको डराता है। ठीक है, अभी उसने मारा नहीं है उसको। तो जब हम किसी आदमी को डराते हैं, ठीक है, ऐसे डराते हैं कि मैं तुझे मारने वाला हूं, तो उसको हम बोलते हैं असॉल्ट। पर हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक फियर क्रिएट किया है, लेकिन ये जो साथ में आदमी है वो इसको मारता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल फोर्स। तो जब आप एक्चुअली में फोर्स यूज करते हैं तो वो क्रिमिनल फोर्स ऑफेंस बनता है। और जब आप किसी को डराते हैं इतना कि उसके माइंड में फियर क्रिएट हो जाए कि उसको लगने वाली है, उसको हम बोलते हैं असॉल्ट। ये डॉक्टर यहाँ पे मुरली बन के पेपर दे रहा है। इम्पर्सोनेशन यानी कि आप कोई और पर्सन बनकर जब आप चीट करते हो, दिस इज कॉल्ड चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन। और लास्ट में है फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्जरी में जब वो साइन गलत कर देता है तो वो है फॉर्जरी। ओके, नेक्स्ट वे इज, अच्छा मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताती हूँ कि जितने भी आपके प्रोसीजरल लॉज हैं आप उनको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ये अब आपकी स्क्रीन पे आपको समन्स केस का एक फ्लो चार्ट दिख रहा है। समन्स केस का ये सीआरपीसी का फ्लो चार्ट है। इसी तरीके से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन से आप बीएनएसएस का भी बना सकते हो। हम अलग अलग तरीके से सीआरपीसी या जो बीएनएसएस है या सीपीसी है, इनको हम फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं। पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में कैसे होता है, सबसे पहले एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद क्या होता है, पुलिस को पावर्स मिलती हैं, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में अगर इसके अंदर फिर विटनेसेस को बुलाया जाता है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा, फिर उनके स्टेटमेंट्स पे साइन नहीं होंगे, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का अगर आप देखेंगे तो चार्ट चलता है। ठीक है, सो स्टेप्स चलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको जल्दी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप उसको फ्लो चार्ट्स के वे में भी पढ़ सकते हैं। आप चार्ट बना लीजिए, आपको सेक्शन नंबर्स भी याद हो जाएंगे, प्लस आपको प्रोसीजर भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर आप देखेंगे ये राइट टू इक्वालिटी के सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं, आर्टिकल 14 to 18। मल्टीपल एग्जाम्स में राइट टू इक्वालिटी के डायरेक्टली कितनी बार आर्टिकल नंबर्स आ जाते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि हम सेक्शन नंबर्स कैसे याद करें, आर्टिकल नंबर्स कैसे याद करें। तो इसको याद करने की ट्रिक्स होती हैं। आप क्या कर सकते हो, कुछ फनी कोट्स या कुछ भी ऐसा बना सकते हो जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। तो अगर आप देखें, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 17 कहता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश होनी चाहिए। और 18 कहता है कि सारे जो टाइटल्स हैं उनको उनका अबॉलिशन होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो इसका निमोनिक है इक्वालिटी एलिमिनेट्स डाउट। इक्वालिटी है आर्टिकल 14, डाउट का डी है डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओ है अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यू है अनटचेबिलिटी और टी है टाइटल्स। अगर मैं आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 क्या कहता है या अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में पूछा में आता है, ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बहुत बहुत एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है।
ओके, आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।